सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आज की सीरीज़ में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी एमपीपीएससी के जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हुए हैं, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, जैसे एडीपीओ का एग्जाम हुआ, जीरी सर्विस का एग्जाम हुआ, मेडिकल ऑफिसर्स के बहुत सारे एग्जाम्स हुए है ना। तो उन सभी के क्वेश्चन को कंपाइल करके ये क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देखें, है ना। और एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि इन केस आप एमपीपीएससी से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जीएस पोर्शन के लिए, तो आप इस नंबर पे कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे पास बेस्ट कोर्सेज उपलब्ध रहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि इन केस आपको इसका पीडीएफ चाहिए इस क्लास का, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप रामसन एमपीपीएससी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे इसको शेयर किया जाएगा, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? What would you use for immediate real time communication with a friend? तो बेसिकली यहां पर एमपीएससी ने इसके दो आंसर सही दिए हैं। पहला तो है आईआरसी, इसे बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट। क्या बोलते हैं? इंटरनेट रिले चैट। और दूसरा ऑप्शन एमपीएससी ने दिया है इंस्टेंट मैसेजिंग, आईएम। इन दो ऑप्शंस को एमपीएससी ने सही माना है, मतलब यहां पर एमपीएससी ने बी और डी को सही माना है ना, अपनी ऑफिशियल आंसर की में। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन एक ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है? अब देखो यहां पर देखो तो बिजनेस टू बिजनेस ये भी ई कॉमर्स एक्टिविटी है, बिकॉज दो बिजनेस एंटाइटी कई बार आपस में मीट करते हैं, कॉमर्स करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से। एक है कॉमर्स टू बिजनेस C2B, ये भी आपका ई कॉमर्स एक्टिविटी है। एक है B2A, बिजनेस टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के माध्यम से जो बिजनेस किया जाता है, बिजनेस कंपनीज वगैरह। तो बेसिकली देखा तो यहाँ पे तीनों के तीनों ई कॉमर्स एक्टिविटी में शामिल हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पे सही है एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के द्वारा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है? देखिए ट्यूरिंग टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ट्यूरिंग टेस्ट बेसिकली यहाँ पर 3 पार्टिसिपेंट होते हैं। कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं? एक तो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर खुद में एक पार्टिसिपेंट हो गया, है ना। दूसरा आपका हो गया ह्यूमन, ह्यूमन रिस्पॉन्ड कर रहा है, ह्यूमन रिस्पॉन्डर। और तीसरा हो गया आपका इंटरोगेटर। ये 3 पार्टिसिपेंट होते हैं। तो ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी हो गई? ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या 3 हो गई, है ना। इन ट्यूरिंग टेस्ट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 3। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फजी लॉजिक का किसमें बहुत सफल उपयोग हो रहा है? देखिए फजी लॉजिक जो है काफी इंपॉर्टेंट है। इसके माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, जो अनसर्टेनिटीज होती हैं उसको बेसिकली सॉल्व किया जाता है। तो फजी लॉजिक में सभी के लिए होता है, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, ये सारे की सारी जो चीज़ें उपयुक्त सभी, इसमें सफल प्रयोग हो रहा है फजी लॉजिक का। तो ये प्रकार से सभी में होता है। एयर कंडीशनर तो चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुकिंग में भी जो डिफरेंट डिफरेंट मोड्स होते हैं, वॉशिंग मशीन तो इस्तेमाल होता ही है ना। तो इन सभी जगहों में बेसिकली इसका इस्तेमाल होता है। तो फजी लॉजिक इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ पर वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, डिश वॉशर, हर जगह इसका उपयोग इस समय हो रहा है। एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर अगले पेज में आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस प्रतीक एवं नियम का उपयोग एफओपीएल में होता है? देखिए एफओपीएल होता क्या है? एफओपीएल का फुल फॉर्म है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, एफओपीएल। तो एफओपीएल के यदि हम बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो यहां पर दोनों ही हैं, ये प्रेडिकेट्स हैं, ये भी आपके इस बेसिक एलिमेंट्स में आता है। लॉजिक क्वांटिफायर्स, ये भी आपके बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उसमें आता है ना। तो दोनों ही बेसिकली इसमें आएंगे। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर सही होंगे, है ना। तो सी ऑप्शन यहां पे सही माना गया है ना। इसमें मैंने एक्सप्लेन भी थोड़ा सा किया है, यहां पे आप देख सकते हैं। प्रेडिकेट्स के लिए सिंबल दिया गया था, क्वांटिफायर के लिए, इसके अलावा इक्वलिटी है, फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे इसमें एफओपीएल में एलिमेंट्स के रूप में काम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित विकल्पों में से संचार में उपयोगी गाइडेड मीडिया का उदाहरण कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड मीडिया इन कम्युनिकेशन? अब देखो गाइडेड मीडिया होता क्या है? गाइडेड मीडिया का मतलब होता है कि इसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, मतलब एयर नहीं, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं एक ऐसा मीडियम चाहिए होता है इसके थ्रू, ऐसे मतलब फिजिकल मीडियम होना चाहिए, है ना। तो अब देखो फाइबर ऑप्टिकल केबल की बात करो तो यहाँ पर फिजिकल मीडियम तो अवेलेबल है, लेकिन बाकी जो है वेव्स हैं, तो यहाँ पर कोई मीडियम ऐसे फिजिकल मीडियम नहीं है, जैसे एयर है वो मीडियम है, तो वहां पे वो आपका गाइडेड मीडिया में नहीं आएगा, वो अनगाइडेड में आएगा। लेकिन गाइडेड मीडियम में वो आएगा, जिस मीडिया में वो आएगा जिसमें फिजिकल मीडियम अवेलेबल है। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल जो है इसे प्रॉपर तरीके से केबल अवेलेबल है ना संचार के लिए, तो इसे बोलते हैं गाइडेड मीडिया, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। फर्दर एक्सप्लेन भी किया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा आप देख सकते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया में क्या डिफरेंस है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा एनएमईआईसीटी परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है?
NMEICT। देखो इसको फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना, ये पूछा आता है कई बार एग्जाम में। इसका फुल फॉर्म है NMEICT का क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, NMEICT है ना, नेशनल मिशन फॉर ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये परियोजना किस विभाग के लिए प्रारंभ किया गया है? तो ऑब्वियस बात है, एजुकेशन टर्म लिखा हुआ है तो एजुकेशन के लिए होगा, शिक्षण विभाग के लिए है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसको लॉन्च किया गया था सन 2009 में, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बस कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देता है? अब देखो यहाँ पे लिखा तो कईयों के बारे में है, पीसीआई के बारे में लिखा है, तो पीसीआई क्या होता है? ये होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये इसमें नहीं होता। एससीएसआई की बात करें क्या होता है? ये होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, ये भी नहीं होता। और इसका सही जो आंसर है वो है यूएसबी, यूनिफॉर्म है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये है यूएसबी जो होता है इसमें प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन यहां पर आपको देता है, तो इसको आप ध्यान रखें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया हुआ है, NMEICT के बारे में दिया है और साथ में जो डिफरेंट चीजें हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए कौन सी पद्धति उपयोग होती है? द मेथड यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ थिंकिंग लाइक ए ह्यूमन बीइंग और नॉट इज कॉल्ड। क्या होता है? ये होता है ट्यूरिंग टेस्ट। और ट्यूरिंग टेस्ट कैसे करते हैं ये आप लोगों को थोड़ी देर पहले दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखोगे प्रॉपर तरीके से। ट्यूरिंग टेस्ट में यहाँ पर 3 प्लेयर होते हैं, प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, तीनों कंपोनेंट होते हैं। कंप्यूटर हो गया एक तरफ, ह्यूमन रिस्पॉन्डर हो गया और इंटरोगेटर हो गया। तो ये इसके माध्यम से प्रॉपर तरीके से टेस्ट किया आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रही कि नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्या होता है, कौन सी पद्धति है? ट्यूरिंग टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट है। और ट्यूरिंग टेस्ट में पूछा गया था कितने इसमें कंपोनेंट हैं, तो ये भी याद रखना 3 कंपोनेंट होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए ये प्रक्रिया है पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसको? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसमें कुल 3 स्टेप होते हैं, एक होता है सैंपलिंग, दूसरा होता है क्वांटाइजेशन और तीसरा होता है कोडिंग। इनके माध्यम से SQL क्या लिखा है ना, सॉरी SQC, तो इनके माध्यम से पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, इसको आप लोग ध्यान रखें। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सो ये है इस समय 10वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं 11th क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सीपीयू स्टैंड करता है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है, कौन सी क्राइटेरिया संतुष्ट करता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, याद रहे जो C++ है ये प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, इसे हम ऊप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊप, है ना। तो यहां पे पहला ऑप्शन है पॉलीमॉर्फिज्म, यस पॉलीमॉर्फिज्म क्राइटेरिया को संतुष्ट करता है, इनकैप्सुलेशन को भी संतुष्ट करता है, इनहेरिटेंस, इन तीनों को लेके आता है, तो एक प्रकार से यहां पर डी ऑप्शन होगा। ऊप जो है वो तीनों ऑप्शन को यहां पर संतुष्ट करता है। तो यहां पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? बहुरूपता, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक संदेश को एक से अधिक रूपों में इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें प्रॉपर तरीके से जो वैल्यूज हैं उनको आप हाइड कर सकते हो, जैसे प्रॉपर तरीके से जो अनऑथराइज्ड पार्टीज जो एक्सेस कर लेते हैं कई बार, तो वहां से आप रोक सकते हो। तो ऐसी चीजें बेसिकली होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से यहाँ पर वेरीफाई होती हैं या सेटिस्फाई होती हैं, तो इनको आप ध्यान रखेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा 12वां क्वेश्चन। आइए करते हैं 13वां क्वेश्चन। आज जो क्वेश्चन है 13वां, इंटरनेट ट्रेड के लिए इनमें से कौन सी एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है? देखो प्रमोशन तो हम लोग करते हैं इंटरनेट ट्रेड में, बहुत ही कॉमन चीज है, प्रमोशन करते हैं, हर एक माध्यम से करते हैं। नेगोशिएशन बेसिकली यहां पर नहीं होता है इंटरनेट ट्रेड में। नेगोशिएशन को ऑप्शन ये पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाती। बाकी प्राइस को अप डाउन करते हैं, प्रोडक्ट को हम डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट किस तरह के वैराइटीज हम लेके आते हैं, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन नेगोशिएशन पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नहीं होती इंटरनेट ट्रेड में, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने इसको सही माना है, नेगोशिएशन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? अब देखो यहां पे आपको समझना है, इसमें ऑप्शन दिया है आपका, दैट इज बेसिकली आइसोलेशन, क्योंकि फिलॉसफी है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती ही है, इवेल्युएशन भी होता है प्रॉपर तरीके से, कंप्यूटिंग तो होती है, लेकिन आइसोलेशन नहीं है। आइसोलेशन एक प्रकार से उसका रूट नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसको आप ध्यान रखेंगे, आइसोलेट नहीं किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता?
देखिए कौन सा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता, और ये कौन सा है, ये है आपका रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी जो आपका यूजर है डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया है? देखिए यूएसबी पोर्ट को प्रस्तावित किया गया है आपका 1996 में, 1996 में यूएसबी पोर्ट को प्रस्तावित किया गया है अकॉर्डिंग टू एमपीपीएससी ऑफिशियल आंसर की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 17th क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? अब देखो यहां पे एक चीज थोड़ा याद रखना, ये सारे ही करते हैं, एलेक्सा हो चाहे सिरी हो चाहे कोर्टाना हो, बस आपको ध्यान रखना है कौन सा किसका है। जैसे एलेक्सा की बात करो किसका है, एलेक्सा की बात करो ये है अमेजन का, किसका है, ये अमेजन का है। इसके अलावा सिरी किसका है, सिरी जो है वो एप्पल का है, सिरी किसका है, एप्पल का है। और कोर्टाना की बात करो ये है माइक्रोसॉफ्ट का, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो सारे के सारे जो होते हैं इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है एटीएम मशीन क्या होता है, मतलब एटीएम मशीन कौन से ई कॉमर्स एक्टिविटी में हम इसको शामिल करेंगे। देखिए एटीएम मशीन है तो क्या रहेगा, मतलब बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है, बैंक क्या होते हैं एक प्रकार से बिजनेस एंटिटी होगी, और बिजनेस किसको दे रहे हैं आप, कस्टमर को, मतलब कस्टमर और बिजनेस के बीच में डायरेक्ट रिलेशंस हैं। बिजनेस जो है, बिजनेसमैन जो है, बिजनेस जो एंटिटी है वो कस्टमर को अपनी सर्विसेज दे रही है, तो एटीएम मशीन के माध्यम से ऐसा कर रही है। तो ये थोड़ा सा B2C का मॉडल माना जाएगा, है ना, बिजनेस टू कस्टमर। याद रहे भारत में जो पहला एटीएम है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कई बार पूछा गया था, तो ये स्टार्ट किया था HSBC ने, जो कि इसका फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जो कि 1987 में 1987 में भारत में पहला एटीएम जो कि मुंबई में लगाया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए अगला करते हैं 19th क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन पूछा गया है 1 गीगाबाइट समतुल्य है। 1 गीगाबाइट कितना कहलाएगा, देखो यहां पर याद रखना कि जैसे ही किलो में जाते हो, जैसे बाइट है फिर आप किलो बाइट में जाओगे तो ये 1024 का हिसाब होगा, 1024 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, कितना 1024। तो 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। वैसे ही 1 मेगाबाइट की बात करोगे तो 1 मेगाबाइट में 1024 किलो बाइट हो जाएंगे, हैं। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो आपको ध्यान रखना है किस तरह से, प्रॉपर तरीके से याद रखना, किलो, मेगा, फिर इसके बाद होता है गीगा, फिर होता है टेरा, पेटा, एक्सा। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो गीगाबाइट की बात करें, गीगाबाइट कितना कहलाएगा, तो ये कहलाएगा बेसिक 2 की पावर 30 बाइट। 2 की पावर 30 बाइट का होता है 1 गीगाबाइट। अगला क्वेश्चन है माउस है, जॉयस्टिक है और ट्रैक बॉल है, किसके उदाहरण है? माउस, जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल आर द एग्जांपल ऑफ, किसके हैं? ऑब्वियस बात है, एक पॉइंटिंग डिवाइस के हैं, पॉइंटिंग डिवाइस तीनों ही है, माउस हो, जॉयस्टिक हो या ट्रैक बॉल हो, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 21वां क्वेश्चन है, इंटरफेस रिपीटर का उपयोग OSI मॉडल के किस लेयर पे किया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं इसको? ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन। ये जो मॉडल होते हैं इसमें इंटरफेस रिपीटर का इस्तेमाल जो है किस लेयर पर किया जाता है, ये पूछा गया। देखो पहली बात याद रखना है कि यहाँ पर कुल मिला के 7 लेयर होती है। कितनी? 7 लेयर होती हैं। उसमें जो पहली लेयर होती है, द फर्स्ट लेयर, वो होती है फिजिकल लेयर। कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। और कमाल की बात यह है कि जो इंटरफेस रिपीटर होता है इसका इस्तेमाल फिजिकल लेयर में ही किया जाता है। किसमें किया था? फिजिकल लेयर में, जो कि पहली लेयर होती है किसकी? ओपन सिस्टम इंटर कम्युनिकेशन मतलब OSI की। बाकी और भी लेयर हैं जिनके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक एट हियर। यहाँ पे दिखा है फिजिकल लेयर होती है, फिर डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर होती है, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये सारी की सारी लेयर होती है, कुल मिला के 7 लेयर होती है। इनको आप ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखित में से कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? कौन सा एक स्थिर एल्गोरिदम है? अब देखो यहां पे इस चीज को ध्यान रखना कि जो स्थिर एल्गोरिदम में आता है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब देखो यहां पर, अब इस ऑप्शन में यदि आप देखो तो ये है काउंटिंग सॉर्ट। कौन सी है? काउंटिंग सॉर्ट। इसमें और भी बहुत सारे स्थिर एल्गोरिदम में आते हैं, जैसे मर्ज सॉर्ट हो गया, टिम सॉर्ट हो गया, है ना, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, बबल सॉर्ट हो गया। ये सारे के सारे जो है स्थिर एल्गोरिदम में आते हैं। बाकी सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट, ये चीजें जो हैं, ये चीजें किस में आएंगी? ये ये अनस्टेबल एल्गोरिदम में आएंगी। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। काउंटिंग सॉर्ट जो है ये एक प्रकार से स्टेबल एल्गोरिदम में आएगी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन भी किया गया है, देखिए लिखा है यहाँ पे मर्ज सॉर्ट है, टिम सॉर्ट है, काउंटिंग सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है। ये सारे के सारे जो एल्गोरिदम है किस में आएंगे? ये स्टेबल एल्गोरिदम में आएंगे, है ना। और इसके अलावा जो क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, ये अनस्टेबल में आएंगे। तो इनको थोड़ा सा आप नंबरिंग ध्यान रखिएगा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। चलिए चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन पूछा गया है, सफल ई गवर्नमेंट कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बुनियादी आवश्यकता है?
अब देखो इसमें सारी चीज़ें चाहिए, चाहे वो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, चाहे संस्थागत ढांचा मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हो चाहिए, चाहे आईसीटी लिटरेट सिटीजनशिप, तो सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से चाहिए और इनके बाद ही प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो उपरोक्त सभी मतलब ऑल ऑफ दीज आर नीडेड फॉर दैट। 24वां क्वेश्चन है ई प्रोक्योरमेंट किसका एक उदाहरण है। अब देखो ई प्रोक्योरमेंट की बात करो तो सब में आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट टू कस्टमर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिटीजन कह सकते हो आप, गवर्नमेंट टू बिजनेस हो, इन तीनों में बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं एमपीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से, है ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एचटीएमएल वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है। एचटीएमएल वेब पेज को पढ़ और प्रस्तुत कर सकता है, इनमें से कौन सा। अब देखो एचटीएमएल वेब पेज को कौन पढ़ेगा, बड़ा ऑब्वियस वेब ब्राउजर पढ़ेगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वैसे माना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी बोलते हैं, पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, कौन से पोर्ट नंबर पर संचालित होता है। याद रखना सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी जो होता है ये 25 नंबर पर संचालित होता है, 25 पोर्ट नंबर पर संचालित होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बाकियों का भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर 80 की बात करें तो एचटीटीपी यहाँ पे संचालित होता है। तो ये थोड़ा नंबरिंग यहाँ पे दी हुई है, सभी का तो नहीं दिया हुआ, जो मेन है उनका थोड़ी ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। चलिए कौन से नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा ये 25वां 26वां, ये लास्ट क्वेश्चन 26वां हमारा रहा है। आइए करते हैं 27वां क्वेश्चन। उपभोक्ताओं के बीच सूचना या वित्तीय लेन देन लेकिन आमतौर पर किस व्यवसाय के माध्यम से मध्यस्थता कहा जाता है। अब देखिए यहां पर देखा जाए तो दोनों चीजें आएंगी, बिजनेस टू कस्टमर तो आएगा ही आएगा, है ना। बिजनेस टू कस्टमर तो चलो डायरेक्ट है, कस्टमर टू कस्टमर भी आ सकता है, क्योंकि सूचनाओं का जो लेन देन है उपभोक्ताओं के बीच में, तो ये कस्टमर टू कस्टमर मॉडल भी इसमें माना जाएगा। तो बी और सी दोनों ऑप्शन को यहां पर एमपीपीएससी ने सही माना था, तो बी एंड सी बोथ ऑप्शन हैड बीन द करेक्ट इन ऑफिशियल आंसर किया एमपीपीएससी। 28वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन आधारित ऑनलाइन राइट्स मॉडल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑनलाइन रेवेन्यू मॉडल। तो कौन सा है, अब देखो समझना है आपको धीरे से क्या होता है ये। सीपीसी किसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। यदि आप यूट्यूबर हो तो आपको पता ही होगा सीपीसी टर्म वहां पे इस्तेमाल किया आता है जो एनालिटिक्स में आप देखते हो। एक होता है सीपीए मतलब कास्ट पर एक्शन, मतलब हर एक एक्शन के लिए कितना आप कास्ट ले रहे हो, और तीसरा टर्म है कॉस्ट पर मिले, कॉस्ट पर मिले। इसका मतलब क्या होता है, प्रति 1000 व्यूज के लिए आप कितना पैसा ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पर मिले। इवन यूट्यूब में बेसिकली प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना हुआ है कि 1000 व्यूज में कितने पैसे मिलेंगे, तो ये चीजें प्रॉपर तरीके से वहां पे बहुत सारे इस तरह से टर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये प्रकार से इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा, बिकॉज यहां पर देखा जाए तो सारे के सारे रायस मॉडल में आएंगे, है ना। चलिए 29वां क्वेश्चन में चलते हैं। 29वां क्वेश्चन आपके सामने है, मैन इन द मिडिल अटैक निम्नलिखित में से किस एल्गोरिथम में पाया जाता है। देखो मैन इन द मिडिल अटैक की बात करें तो ये क्या है, पहली बात तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं साइबर अटैक है, और इसमें देखा है तो जो थ्रेट दे रहा है, मतलब जो क्रिमिनल आप कह सकते हैं जो साइबर अटैक कर रहा है, वो दो पार्टीज के बीच में अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है। मैन इन द मिडिल अटैक शब्दों से ही लग रहा है आपको। तो ये बेसिकली कौन सा एल्गोरिथम पाता है, तो ये बेसिकली देखा है तो यहां पर दोनों ही एल्गोरिथम हो, चाहे आरएसए एल्गोरिथम हो चाहे डेफी हेलमैन एल्गोरिथम हो, इन दोनों बेसिकली पाया जाता है। तो एक प्रकार से ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही हैं, लेकिन यहां पर बेसिकली एमपीपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की में ए, बी और सी ये तीनों ऑप्शन सही माना है, मतलब तीनों यदि कोई अलग अलग कोई भी लगा रखा है तो उसमें उसको सही मान लिया गया था, है ना। चलिए 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 क्वीन प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किस सर्चिंग मैकेनिज्म से संबंधित है। 8 क्वीन प्रॉब्लम, तो यहां पर देखा जाए तो यहां पर दो ऑप्शन यहां पे सही माने हैं एमपीपीएससी ने। एक तो है डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है 8 क्वीन प्रॉब्लम से संबंधित है, और दूसरा है हिल क्लाइंबिंग सर्च, हिल क्लाइंबिंग सर्च। तो 8 क्वीन प्रॉब्लम जो है इन दोनों सर्च से संबंधित है, डेप्थ फर्स्ट सर्च से और हिल क्लाइंबिंग सर्च। तो बी और सी ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही माने गए हैं, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा बाद में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टेराबाइट समतुल्य है। सॉरी कितने क्वेश्चन हो गए, लेट मी चेक इट आउट। 30 क्वेश्चन हो गए, अब हम करने जा रहे हैं 31वां क्वेश्चन। 1 टेराबाइट कितने के समतुल्य है। अब देखो यहां पर 1 टेराबाइट जो है समतुल्य बताया गया वो है 2 की पावर 40 बाइट्स, 2 की पावर 40 बाइट्स, है ना। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसके लिए है। अब देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है उसके लिए हम बात करें तो वहां पर प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कौन सा क्या होगा। जैसे थंब की बात करो, थंब जो है किसका डायरेक्शन होगा, मोशन का डायरेक्शन होगा, किसका, मोशन का डायरेक्शन होगा, जो थ्रस्ट लग रहा है ना।
दूसरा जो आपका पहली वाली जो फिंगर है थंब से लगी हुई, ये वाली जो है ये है मैग्नेटिक फील्ड के लिए। किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मतलब जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और तीसरी जो आपकी जो मिडिल फिंगर है, इसको ये करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये तीनों का बेसिकली प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखा होता है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही है, बिकॉज दोनों के लिए ही बेसिकली फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इंगेज करता है। तो ये रहा आपका 32वां क्वेश्चन। 33वें क्वेश्चन में चलते हैं। चैट जीपीटी में किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग होता है? अब देखो चैट जीपीटी की बात करें तो दोनों ही है, चाहे वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो चाहे डीप लर्निंग तकनीक हो, दोनों इस्तेमाल होती है। तो इस प्रकार से ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, रोबोटिक्स में आवश्यकता होती है। रोबोटिक्स में किस चीज की आवश्यकता होती है? यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुप्रयोगों की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक्स की, कंप्यूटर साइंस की, तीनों की बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होता है। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही माना जाएगा, है ना। चलते हैं 35वें क्वेश्चन में। 35th क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना का वर्ष क्या है? और ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो काफी महत्वपूर्ण बॉडी है, इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 1976 में, 1976 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 35th क्वेश्चन हो चुका है। 36 क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? और ये कौन सा है? ये है आपका ट्रेजरी, है ना। कौन सा एक राज्य मिशन मोड प्रोजेक्ट है? ये है ट्रेजरी, है ना। 37th क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किसने किया था? और ये है टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को आविष्कृत किया था। इसको आप ध्यान रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 38वां क्वेश्चन है, प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहा है। प्रथम वेब ब्राउजर रहा है आपका मोजाइक। क्या नाम है? मोजाइक, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1993 में इस्तेमाल किया गया था। अगले क्वेश्चन कौन सा है? 39वां क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन। आईआरसीटीसी वेबसाइट किस पोर्टल से संबंधित है? अब देखिए आईआरसीटीसी वेबसाइट की बात करें तो ये आपका है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स। जो हमारे सिटीजन्स होते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की आती हैं गवर्नमेंट की द्वारा। तो आईआरसीटीसी वेबसाइट जो है G2C संबंधित माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48th क्वेश्चन है, ई कॉमर्स का C2C कॉमर्स लागू होता है किसमें? अब देखो यहां पर देखा है दोनों ही इसमें शामिल होंगे, चाहे वो ईबे हो चाहे पेपल हो, तो दोनों ऑप्शन यहां पर सही माने जाएंगे। तो ई कॉमर्स का जो C2C कॉमर्स लागू होता है कस्टमर टू कस्टमर, ये ईबे और पेपल दोनों के लिए माना जाएगा, है ना। 41st क्वेश्चन में चलते हैं। 41st क्वेश्चन है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अब देखो यहां पे देखा जाए तो जो रिचनेस है वो ठीक है, इंटरेक्टिविटी भी, बट मेन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल रीच, विश्वव्यापी पहुंच। तो ई कॉमर्स का जो ये मॉडल आयाम है, विश्वव्यापी पहुंच, ग्लोबल रीच, ये सबसे महत्वपूर्ण है ना। 42nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? अब देखो यहां पर देखा है तो ऑप्शन गिनो। वह असमर्थ मनुष्य की मदद कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। अब देखो ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा यहाँ पे यही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि फायदा तो नहीं, नुकसान माना जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है यदि आप नौकरियों को विस्थापित कर रहे हैं। और बाकी जो ऑप्शन है वो फायदे में आप काउंट कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने 43rd क्वेश्चन है, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया को अधिक से अधिक आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, और ये कैसे कर सकते हो? इजिली क्रिएटिंग पब्लिसिटी, वही सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। तो ये काफी महत्वपूर्ण टूल बनाया जा सकता है। 44th क्वेश्चन आपके सामने, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या है? 43rd हो चुका है, 44th क्वेश्चन हम देख रहे हैं। और साइबर सिक्योरिटी, फीचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी आर क्या माना जाएगा? इसमें माना जाएगा डी ऑप्शन। सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। अनुपालन भी हो रहा है, कंप्लायंस हो रहा है, और आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा हो रही, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट से, और तीसरा है खतरे की रोकथाम, मतलब थ्रेट प्रिवेंशन। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे काउंट की जाएंगी। तो साइबर सुरक्षा की विशेषताएं ये मानी जाएंगी, है ना। चलिए 45th क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस से कौन सा वर्डन सटीक बैठता है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में यदि आप जाओगे, पहला ऑप्शन नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना था, अधिकार देना, चलो ठीक है, ये तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, नो। तकनीक आधारित प्रशासन को व्यवस्था देना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है।
तकनीक आधारित शासन की व्यवस्था देना, यह है आपका ई गवर्नेंस का सबसे महत्वपूर्ण वर्णन। 46 क्वेश्चन में चलते हैं। 46 क्वेश्चन पूछा गया है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है, और ये है जॉन मैकार्थी, है ना। 47 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है, और ये आपका कौन सा है, कोर्टेसा। बिकॉज बाकियों की बात करो, जैसे अलेक्सा की बात करो, अलेक्सा किसका है, ये आपका दैट इज बेसिकली ऑफ अमेजन का है। और दूसरा कोर्टाना की बात करें किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और इसके अलावा सिरी की बात करें किसका है, सिरी है आपका एप्पल का। तो बेसिकली देखा है तो यहाँ पे एक ही नहीं है, कोर्टेसा ये नहीं है, बाकी जो तीनों के तीनों हैं आभासी सहायक, मतलब इसे बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट, इसका एग्जाम्पल कहे जाते हैं। 48 क्वेश्चन में चलते हैं। 48वां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है सी, टनल डायोड। टनल डायोड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स 49 क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है आपका यह है अशुद्ध अंतःक्षेप, मतलब इम्प्योरिटी इंजेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं किया सकती, वो है अशुद्धि अंतःक्षेप। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which of the following technique cannot be used for generating electron hole pair in electronic devices, and that is basically impurity injection, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो कि ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, 49th क्वेश्चन हो गया। 50th क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। 50वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है, और इसका सही आंसर है क्षमता, एबिलिटी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत क्या नहीं है, एबिलिटी नहीं है। और बाकी जो डेटा है, एल्गोरिदम है, लोग हैं, वो तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, उसके उसके लिए एक सोर्स का काम करते हैं, लर्निंग प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो याद रखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली जो क्षमता है, एबिलिटी है, वो बेसिकली आपका पक्षपात का स्रोत नहीं है, नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। तेरे 50 क्वेश्चन, अगले बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली सीरीज से अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं। जो हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इस बैच की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, क्लास की पीडीएफ को लेना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसोनी एमपीएससी, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा। और बाकी जो डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।